तो दोस्तों 5 जुलाई को लगभग 1 महीने के बाद SWD का एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा होने वाली है। तो हम उसी का सब्जेक्ट पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले सब्जेक्ट में हम ये दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। तो पहली वीडियो में हमने देखो 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज हमने कवर कर लिए थे, और 3 पेजों में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सुमित कुमार, मैं इसी कोचिंग से पढ़कर दोस्तों बिहार में गवर्नमेंट टीचर बना हूँ। चलिए इस वीडियो के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जरा इसको जूम कर लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को बिना लाइक करे दोस्तों मत जाइएगा, और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरी पीडीएफ है, ऐसी बेस्ट कंटेंट की पीडीएफ पूरे सब्जेक्ट की, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे, पूरे सिलेबस के सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, मॉक टेस्ट भी किस प्रकार से ले सकते हैं, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो हमारी शुरू होगी हाँ, तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर में इससे कौन सा पूछा गया था। प्रीवियस ईयर में दोस्तों पन्ना पूछा गया था, ठीक है। फालतू का कोई भी चीज नहीं है, सब चीज अच्छी है। पन्ना पिछली बार पूछा गया था, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो पन्ना हीरे जो कि मध्य प्रदेश में, उसको एक जीआई टैग भी मिला हुआ है। और पन्ना में ही क्या है दोस्तों, एक आपके जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। तो जल्दी जल्दी हम इसमें देख लेते हैं। तो देखो सर्वप्रथम बना था नीलगिरी 1986 में, ठीक है। तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद देखो नंदा देवी, सबको पता है उत्तराखंड, क्योंकि नंदा देवी पर्वत भी दोस्तों कहाँ पर है, उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु, और उसको जोड़ती है, तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी भी आप लोग को याद हो जाएगा। नौकरेक नौकरेक चोटी भी है मेघालय में, ऐसे याद है। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ बनता, पश्चिम बंगाल में। आप लोग दोस्तों ऐसे करके याद रखना, ठीक है। मानस नदी कहाँ बहती है, असम में, ऐसे करके याद रखना। मानस कहाँ पर है, असम। ग्रेट निकोबार तो हर किसी को याद होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल दोस्तों एक वो भी और है, टाइगर रिजर्व या वन्यजीव अभ्यारण्य कुछ है उड़ीसा में, ठीक है, याद रखना। डिब्रू सैखोवा, तो आपको पता है कि डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, असम में है, ऐसे याद रखना। देहांग अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं। पंचमढ़ी ये भी मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर है, पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, याद रखना। कंचनजंगा सबको पता है सिक्किम में है। अगस्त्य मलाई, जितने भी दोस्तों पीछे अलाई मलाई लग जाए, ठीक है, अन्ना मलाई वगैरह जितनी मलाई, वो सब कहाँ पर, तमिलनाडु में। अचना कमार, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश याद करना दोस्तों, 18 के 18 आपको आसानी से याद हो सकते हैं, ठीक है। कच्छकरण कहाँ पर, गुजरात में। लूनी नदी जो है, जो लबड़िया नदी है, वो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छकरण कहाँ पर है, गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट, आप सबको पता है कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है, हालांकि दोस्तों ठंडा मरुस्थल पूछे, कोल्ड अगर अगर पूछे ठंडा मरुस्थल तो लद्दाख है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। शेषचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, ये प्रीवियस का है, ठीक है। इतना आपने अभी तक पढ़ लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये जो है टॉपिक वो तो बहुत ही पॉपुलर है। तो दोस्तों पॉपुलर है इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। वायुमंडल में प्रमुख गैसों का वितरण किस प्रकार है, तो आप जरा इसको जान लीजिए। जैसे मान लो ये पूरा 100% का है, ये गोला कितने परसेंट का है, 100% का। वैसे तो 360 का होता है, लेकिन यहाँ पर हम एज ए मैथमेटिक्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आज मान लो ये पूरा गोला 100% का है, तो 100 में से ये जो नीला नीला है, ये है नाइट्रोजन, कितना है, 78%, 78.08%। और जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो कितनी, ग्रीन ग्रीन, ठीक है।
तो वो कितनी परसेंट है? 20.95%। इसलिए हम इसको मोटे मोटे बोल देते हैं 21%, लेकिन एक्यूरेट 20.95%। अब इसमें आर्गन कितनी है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.04%। और अन्य गैस है 0.003%। दोस्तों इसमें पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो 0.93%। ऑप्शन बना के दिए थे 0.093, 0.0093, ठीक है, या फिर 93। ठीक है, तो आपको ऐसे करके याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख गैसों की उपभोक्ता। आखिर जो ये गैस है इनकी उपयोगिताएं क्या है, इनके यूजेस क्या है? तो प्रमुख गैसों की उपयोगिताएं, सभी जीवों के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन से होता है। ठीक है, किससे होता है? नाइट्रोजन से होता है। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। यह वायुमंडल में संतुलन बनाए रखती है और ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके इसे स्थिर रखती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बारे में लगभग सबको पता है, सभी जीवों के लिए श्वसन के लिए आवश्यक है। हमारे आपके दोस्तों जितने भी व्हाटएवर जो भी जीव हैं पूरी धरती पर, सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। ठीक है, तो ये इसको प्राणदायक गैस भी इसको बोलते हैं। यह ऊर्जा उत्पादन में सहायक होती है। किसमें? ऊर्जा उत्पादन में सहायक होती है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, ऊर्जा उत्पादन में सहायक होती है कैसे करके? जैसे मान लो हमने कोयला जलाया, कोई भी मसाल जलाई, तो मसाल या कोयला यानी किसी भी चीज में आग जब ही लग सकती है जब उस स्थान पर ऑक्सीजन उपस्थित हो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, यानी आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जलने की प्रक्रिया दहन के लिए आवश्यक है, जैसे अभी मैंने बताया। ओजोन परत O3 के निर्माण में सहायक है। ठीक है, O2 ही क्या बनाती है? सब आपके कंपोनेंट से O3 बना देती है, ओजोन बना देती है। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का उपयोग करते हैं। पौधे आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे की पत्तियां जो हरे कलर का, पौधे का जो भी भाग हरे कलर का होता है उसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और वही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या बनाता है? पूरे पौधे के लिए भोजन बनाता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी क्या है? जिम्मेदार है। एकदम सही बात है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो प्रभाव फैलाती है वो यही गैस फैलाती है। कार्बन उत्सर्जन के लिए तो क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों लाया गया था। ठीक है, जो पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है जो पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि सारे ग्रह की तरह पृथ्वी भी क्या है? ठंडा। और अगर यहाँ पे सूर्य खत्म कर दिया जाए या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल खत्म कर दी जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, हर चीज ठंडी ठंडी, और इंसान क्या हो जाएगा? मरने लगेगा। पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड ड्रिंक और अग्निशामक यंत्रों में उपयोग। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग दोस्तों आप जो फायर जो एग्जीक्यूटर होता है आग बुझाने के लिए। ठीक है, मतलब आग बुझाने के लिए जितने भी अग्निशामक होते हैं, अग्नि को शांत करने के लिए यंत्र होते हैं, हर किसी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होती हैं, उन सब में कार्बन का उपयोग दोस्तों किया जाता है पेय पदार्थ के रूप में। चलो आर्गन की बात करते हैं। आर्गन यह एक निष्क्रिय गैस और रासायनिक रूप से स्थिर होती है। बल्ब, ट्यूबलाइट और फ्लोरोसेंट लैंप में भरी जाती है। वेल्डिंग और धातु उद्योग में उपयोग। दोस्तों आपके घर में जो भी पहले जो बल्ब होता था, जो येलो कलर का, मतलब जो पीला कलर का बल्ब होता था, जो आज भी आपको गांव देहात में मिल जाएगा, 10 रुपए का आता है सूर्या का या पैनासोनिक का बल्ब जो आता है, वो 100 वाट का बल्ब होता है, उसके अंदर यही आर्गन गैस भरी होती है। अब बात करते हैं अन्य गैसों की। तो अन्य गैस कौन कौन सी हैं? नियोन, विज्ञापन बोर्ड और इलेक्ट्रिक लाइट में उपयोग होता है नियोन का। इलेक्ट्रिक जो लाइट होती है उसमें उपयोग होता है, विज्ञापन बोर्ड पर भी। हीलियम, गुब्बारों में क्रायोजेनिक शोध में उपयोग। हीलियम जो होता है गुब्बारे में भरा जाता है और गुब्बारा ऊपर आसमान की तरफ चला जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि हीलियम जो गैस होती है वो वायु से हल्की होती है, इसीलिए हीलियम गैस को ही हवाई जहाज के बड़े बड़े टायरों में भी भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, मीथेन, हाय हाय मीथेन तो हर बार पूछता है। मीथेन दलदली स्थानों पर पैदा होती है, CH4। ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाई जाती है? दलदली स्थानों पर।
नमी वाले स्थानों पर, धान के खेत में ये पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन H2। अब देखो दोस्तों, मीथेन गैस क्या है, हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। मीथेन गैस एक दम घोटू गैस है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, ऐसे करके ये मीथेन गैस क्या है, हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, ये नुकसानदायक है। रॉकेट ईंधन और उर्वरक निर्माण में उपयोग होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन बम बनता है। चलिए नोट, वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें गैसों का संतुलन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बना रहता है। ठीक है, चलिए अब हम महत्वपूर्ण बिंदु थोड़े और कुछ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ किस में से, देख लीजिए दोस्तों। ये जो मैंने आपको जो 12 बताए हैं, 12 जो ये जो पूरे मैंने आपको 12 बताए हैं ना, इन 12 में से कितनों को यूनेस्को का एमएबी यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत विश्व नेटवर्क का हिस्सा है? कौन से? सिर्फ 12। पूछ सकता है कुल 18 में से कितने बायोस्फीयर रिजर्व को एमएबी के तहत मान्यता प्रदान की गई है? तो कुल 12 को। ठीक है, सबसे पहला इसमें कौन सा है? भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में 1986 में। सबसे नया कौन सा है? पन्ना 2011 को सूची में शामिल किया गया था। किसको? पन्ना को, मध्य प्रदेश वाले को। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको एक पेज पढ़ा दिया। आज की वीडियो में कुल मैं आपको पढ़ाऊंगा पेजेस 3। अगर आपको ये वीडियो चाहिए, ठीक है, पहली बात मैं आपको एक वीडियो ही दिखा देता हूँ एक बार। देखो दोस्तों, कंटेंट देखिए आप पहले, और कोई भी इसमें फालतू कंटेंट नहीं है, सब सुपर कंटेंट है। क्योंकि मैं 3 बार ये एग्जाम खुद ही दोस्तों पास किया हूँ, मुझे पता है इसमें एग्जामिनर क्या पूछता है। देखिए आप, अगर ये पूरी पीडीएफ चाहिए, और ये पीडीएफ अभी पूरी नहीं है, अभी इसमें 6 पेज और लगेंगे, तो हर सब्जेक्ट की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्लस हर सब्जेक्ट से फुल आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल गाइडेंस मिलेगी, फुल आपके नोट्स, फुल आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, डिस्कशन चलेगा नोट्स के ऊपर, और ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 399 रुपए में। कितने में दोस्तों? मात्र 399 रुपए में। मेरा नंबर है 9193 648931, 9193 648931। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर आपको पेड बैच में जुड़ना है तो। ठीक है, पेड बैच में दोस्तों मात्र 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपके बहुत चांस बढ़ जाएंगे इस कोचिंग में सिलेक्ट होने के। और अगर आप इस कोचिंग में सिलेक्ट हो गए, तो सरकार जो 1,30,000 रुपए आपके ऊपर खर्च करती है, वो आप अपने ऊपर खर्च करके सरकारी नौकरी 1 साल के अंदर ले सकते हैं। और आपको अगर 400 रुपए अपने बचाने हैं, 399 रुपए बचाने हैं, तो कोई बात ही नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं यहाँ वीडियो डालूंगा यूट्यूब से आप पढ़ लेंगे, तो दोस्तों मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, और मेरे अभी आगे और मेरे लोअर पीसीएस का एग्जाम लगा है, उसकी डेट आ गई है, तो मैं यूट्यूब पर इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसके लिए आपको पेड में ही मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। ऑलरेडी 16 लोग पेड में जुड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, 1 महीने का रिचार्ज का वैल्यू है बस। चलिए अब हम बात करते हैं प्रदूषक। प्रदूषक पोल्यूटेंस, ठीक है, पोल्यूशन जो फैलाते हैं प्रदूषक, पोल्यूटेंस। ठीक है दोस्तों, कि प्रमुख स्रोत एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषक का नाम, मुख्य स्रोत, दोस्तों मुख्य स्रोत इनकी छोड़ दीजिए, मुख्य स्रोत कोई नहीं पूछेगा, भूल जाइए। याद रखिए, प्रदूषक का नाम है शीशा। शीशा से कौन सी बीमारी होती है? बच्चों में मानसिक मंदता, तंत्र में खराबी होती है। ठीक है, जो नर्वस जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। पारा, पारा से होता है मिनीमाता रोग। इतनी बार पूछा गया है, इतने एग्जामों में पूछा गया है कि कुछ पूछने का नहीं दोस्तों, 1000 बार, सैकड़ों बार। कैडमियम, नाइट्रेट और आर्सेनिक, ये 4 इतनी बार पूछे जाते हैं, इतनी बार पूछे गए कि बार बार घूम घूम के ये आते हैं। तो कैडमियम से इटाई रोग, हड्डियों को कमजोर होना, जोड़ों में दर्द। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चे का कलर का रंग ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ जाता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, ठीक है, हाथी पांव, जिसको जिसको क्या बोलते हैं? हाथी पांव। तो ये आप ये आसानी से याद रखें। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस। ठीक है,
और आप इन नोट्स को प्रिंट करके रख सकते हैं अपने पास। भविष्य में आने वाले सारे एग्जाम में आप इन नोट्स को काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एब स्टेटस। इसका तो कुछ याद ही नहीं करना, सीधा सीधा है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता की, मतलब रक्त में ऑक्सीजन क्या होती है, कम घुल पाती है। रक्त में जो ऑक्सीजन घुलती है उसको ये कम कर देता है, तो रक्त हमारा हो जाता है ऑक्सीजन रहित, और जिससे क्या हो जाता है, हमारा दम घुटने लगता है, हमारा दम घुटने लगता है। ठीक है, तो दम घोंटू गैस है ये। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों में जलन, सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इनके जो रासायनिक प्रतिरूप, आपको पता ही होंगे, सीसा है, पारा है, कैडमियम है, नाइट्रेट है। ये तो नहीं पूछता, छोड़ो इसको। तो बाबू चलिए हम चलते हैं। तो मैंने आपको 2 पेजेस पढ़ा दिए। अभी आज की वीडियो का एक अंतिम पेजेस है, मतलब अंतिम ये पेज है। और यहाँ से भी पिछली बार रेगुर मृदा से क्वेश्चन पूछा था, 2 साल पूछा है, 2 साल, तो इसलिए मैंने मिट्टी वाला पोर्शन भी यहाँ ले लिया है, भारत की मिट्टी और उनकी विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ICAR वर्गीकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 मुख्य समूहों में विभाजित किया है। ऊपर दी गई लिस्ट में प्रमुख 6 को शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी 6 हैं हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है बा, चलिए, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, कॉप मृदा या दोमट मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तृत लगभग 40%, कहीं कहीं दोस्तों मैंने एक जगह मैंने पढ़ा था वहां इसको 42% भी बोला गया था। कुल मिला के 40 हो चाहे 42 हो, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, इसमें पोटास की अधिकता होती है, यह अत्यंत उपजाऊ हुए, तो पूछ ले, भारत ICAR द्वारा नामित मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी है, जलोढ़ मृदा। कौन सी है, जलोढ़ मृदा, नहीं एलुवियल सॉइल, ये सबसे ज्यादा पाई भी जाती है। अब देखो, जलोढ़ मृदा के 2 भाग हैं, बांगर मृदा और खादर मृदा। बांगर मृदा है पुरानी और खादर मृदा है नई। यही पूछ लिया गया था कि बांगर खादर में से कौन सी नई है कौन सी पुरानी। ठीक है, तो पता होना चाहिए, कभी कभी छोटे छोटे घाव बहुत ज्यादा दुविधा कर देते हैं। काली मृदा, ब्लॉक सॉइल, रेगुर मृदा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पूछा गया था, इसको हल्के में मत लीजिए। चलिए, जल धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है, नमी मिलते ही चिपचिपी हो जाती है दोस्तों। ये जैसे हमारा जो गांव देहात में जो वो निकलता है पियला मिट्टी निकलती है, चिकनी मिट्टी निकलती है, सेम वैसी हो जाती है, इसको थोड़ी भी पानी मिलती है तो। और कपास की खेती के लिए ये सर्वोत्तम है। और इस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि ये ऑटोमेटिक स्वयं जुताई कर लेती है, ये मिट्टी स्वयं क्या होती है, जुताई के लायक होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। लाल मृदा, रेड सॉइल, देख रहे हैं लाल लाल मृदा, किसकी अधिकता के कारण, देखिए, जल मिलने पर फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। तो यह कम उपजाऊ होती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है। अब ये कम उपजाऊ है तो इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें खाद की आवश्यकता, यानी कि जो फर्टिलाइजर है उनकी आवश्यकता इसमें अधिक होती है। चलिए अब बात करते हैं लेटेराइट मृदा की। लेटेराइट मृदा, ठीक है, इसको बोलते हैं मखरैली मिट्टी। क्या बोलते हैं, मखरैली मिट्टी। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च तापमान अधिक वर्षा आपकी कहाँ होगी, उत्तर, मतलब आपके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे कि हो गया मेघालय मणिपुर। ठीक है, चाय, कॉफी और काजू के लिए उपयुक्त, इसलिए आपको पता होगा मेघालय, मणिपुर, असम के क्षेत्र में चाय और कॉफी सर्वाधिक होती है। मरुस्थलीय मृदा, डिजर्ट सॉइल, रेतीली मृदा इसको कहते हैं। ठीक है, पौधे में आप इसमें फोटो देख सकते हैं, फुटवा। नमी की कमी और अधिक लवणता, तो रेगिस्तानी जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, उसमें लवणता अधिक होती है, मतलब वो नमकीन मिट्टी होती है, और नमी उसमें क्या होती है, कमी। आप लोग पता है मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी कैसी है, उसमें नमी तो है ही नहीं। मोटे अनाज, बाजरा के लिए उपयुक्त है। ऐसी मिट्टी में हम मोटा अनाज, जैसे ज्वार हो गया, जौ हो गया, यही हम मोटा अनाज इसमें उगा पाएंगे बस। पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉल, यानी वनीय
वनीय मृदा, इसमें जीवांश यानी ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जो कि मिट्टी के लिए काफी अच्छा है। चाय, मसाले और फलों के लिए उपयुक्त होती है ये। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में कुछ वन लाइनर फैक्ट इसकी देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में आप लोग थोड़ा देखिए। जलोढ़ मृदा को भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, जो मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जलोढ़ मृदा को भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाता है, जो कि नदियों द्वारा लाई गई है। तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो उत्तर भारत में है। ठीक है, तो जो दोस्तों नदियां अपने साथ जो बहाकर मिट्टी लाती हैं, वह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, देखो आप देख सकते हो, ये देखो फुटवा देखिए, सूखने पर ये मिट्टी कैसी हो गई है, बड़ी बड़ी इसमें दरारें पड़ गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पीएच मान का महत्व। मिट्टी में पीएच मान का महत्व क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। मिट्टी का पीएच मान बहुत मायने रखता है। यदि मिट्टी का पीएच बहुत अम्लीय एसिटिक है, जैसे अगर मिट्टी का पीएच मान कम है तो होगा अम्लीय। अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें चूना यानी लाइम मिलाया जाता है। यदि वह क्षारीय है, एल्कलाइन है, तो उसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ताकि उसकी उर्वरता सुधारी जा सके। ह्यूमस क्या होता है? मिट्टी में मौजूद सड़े गले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। यह मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाने का मुख्य कारक है। अब मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा इसमें ह्यूमस होगा मिट्टी में, मिट्टी उतनी ज्यादा उपजाऊ होगी। ठीक है, मिट्टी का लाल रंग, लाल मिट्टी का रंग मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी जल के संपर्क में आती है तो यह पीली दिखाई देने लगती है। ठीक है, चलिए लवणता की समस्या। अत्यधिक सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, जिससे जमीन बंजर होने लगती है, मिट्टी का ऊसर होना भी कहते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी फर्टिलाइजर आते हैं, खाद, यूरिया, डीएपी, जिंक, फॉस्फेट, फलाना ढिमका, ये आदमी अच्छी पैदावार के लिए खेत में डालता तो है, लेकिन इससे मिट्टी बंजर हो जाती है। पता है, इससे मिट्टी बंजर हो जाती है एक समय के बाद। मृदा विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, यह प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक चलाया है, यूपी गवर्नमेंट ने चलाया है, यूपी गवर्नमेंट ने यह दोस्तों केंद्र किया मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 91 93 64 89 31, 91 93 64 89 31, ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है, आप इससे मुझसे बात कर सकते हैं और पेड बैच में जुड़ सकते हैं। दोस्तों पेड बैच में अगर आप जुड़ गए तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, 99% आपका सिलेक्शन इस लिस्ट में आने से कोई रोक नहीं सकता है। 1% बहुत रेयर कंडीशन में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 बार ये एंट्रेंस एग्जाम दिया हूँ, तीनों बार दोस्तों मैं ये एंट्रेंस एग्जाम पास किया हूँ, तो मुझे पता है यार कि उसकी नब्ज क्या है। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहिए।